हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो इन स्टडीज को थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं। आज हम अपनी सी फाउंडेशन की रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट वीडियो में जब हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करा था ना, उसका रिमेनिंग पार्ट है कवर करते हैं। ठीक है, आई होप आपने इसका फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको कमेंट्स में मिल जाएगा। उस वीडियो में हमने क्या क्या कवर करा था। हमने मीनिंग वगैरह कवर कर लिया था, सारी थ्योरी कवर कर ली थी इन्वेंट्री की। देन हमने प्रैक्टिकल पार्ट में इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम कवर करा था, पीरियोडिक एंड परपेचुअल, एंड मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। इसमें हमारे सारे मेथड्स कवर हो गए थे, जो भी फीफो लीफो वगैरह जो मेथड्स थे। देन हमने नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में कवर करा था। वो जरूर देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उससे। ठीक है, फिर अब हम कवर करते हैं इसका सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इन केस ऑफ एबनॉर्मल लॉस। पता है, बड़ा इजी है ये। हाँ, अगर हमारे के पास एबनॉर्मल लॉस हो रहा है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है मैंने ऊपर आपको बताया था, जहां पे हमने पढ़ा था ना एक्सक्लूजन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वहां पे अगर हमारी एबनॉर्मल लॉसेस हो जाते हैं तो उसको हम कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते। अब आप कहेंगे एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ऐसा कुछ भी हो गया जो हमारी इनएफिशिएंसी के कारण हुआ है, तो उसको हम कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते। तो हम कह रहे हैं अगर एबनॉर्मल लॉस हो रहा है तो हम इन्वेंट्री को वैल्यू कैसे करेंगे। बड़ा सिंपल होता है, आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। हमारे पास बेचने के लिए कितने कॉस्ट के गुड्स थे, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसमें से कितनी कॉस्ट के गुड्स हमने सेल कर दिए, हमारे पास क्या बच जाएगा, क्लोज है स्टॉक ऑन 31 मार्च। यहाँ पे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज बताई थी, अभी भी बताती हूँ, अब से क्वेश्चंस में रेलिवेंट होगी। अगर आपको मार्जिन 1/3 ऑन कॉस्ट दिया है तो इट विल बी 1/4 ऑन सेल्स, 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन सेल्स, 1/5 ऑन कॉस्ट, 1/6 ऑन सेल्स, एक एक बढ़ता जाएगा। ठीक है जी, चलो अभी मैं ना आपको इसको डायरेक्टली क्वेश्चन से कराऊंगी। जितने ज्यादा हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना उतना बेटर होगा। अभी हमें आना है 3 क्वेश्चंस करेंगे हम इस टॉपिक से रिलेवेंट। सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। From the following information, from the following particulars, ascertain the value of inventory as on 31st March. हमें क्या करना है, 31st मार्च की इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, यहां तक तो ठीक है। अब हमें क्या दे दिए, सेलिंग एक्सपेंसेस। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सेलिंग एक्सपेंसेस इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते, इग्नोर करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते, फाइनेंशियल चार्जेस इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते, बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो ये तीनों हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए, कोई काम नहीं इनका। इस पे एक नोट डाल देंगे, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। डन है, सेल्स दे रखी है। अब हमें एक बड़ा अच्छा पॉइंट दिया, एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31st मार्च, a sum of, देखो 31st मार्च 2021, हमसे कब का पूछा है, 2022। तो प्रीवियस ईयर की बात करें, पिछले साल a sum of 17,500 was written off on a particular item। एक आइटम पे हमने 17,500 राइट ऑफ करे थे, which was originally purchased for 50,000। उसकी कॉस्ट कितनी थी, 50,000। 17,500 हमने राइट ऑफ कर दिए थे, एंड सोल्ड इन द ईयर। इस साल हमने कितने के बेचे, वो 45,000। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एबनॉर्मल आइटम है। एबनॉर्मली हमने उसमें से कोई अमाउंट राइट ऑफ करा, हो सकता है वो डैमेज होगी, आउट ऑफ फैशन होगी, कुछ भी रीजन से हमने राइट ऑफ करा और उसको 45 पे बेच दिया। बारिंग द ट्रांजेक्शन, मतलब इसके अलावा, relating to this item the gross profit earned during the sales year was 20% on sales। इस ट्रांजेक्शन के अलावा जो भी सेल्स हुई है उस पर हमने कितना प्रॉफिट अर्न करा है, 20% ऑन सेल्स। आपको ये जरूर देखना है कि परसेंटेज हमें कॉस्ट पे दे रखा है या फिर सेल्स पे दे रखा है। डन, चलो क्वेश्चन करते हैं, नोटबुक निकाल लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10, और साथ साथ लिखना है। अगेन बता रही हूँ, ऐसे वेट मत करना कि अभी ये वाला पार्ट तो हम स्किप कर देते जब वीडियो में क्वेश्चन करा रहे हैं और बाद में खुद से कर लेंगे ना, अभी मतलब खुद से साथ साथ लिखना है। ठीक है, बिल्कुल नोटबुक लेकर आओ, अभी लिखना है, वीडियो पॉज करके लेकर आओ नोटबुक। स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री।
मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रही हूँ कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जितना ज्यादा हाथ से क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। कैलकुलेटर पे सिर्फ कैलकुलेशंस करो, बट जो प्रॉपर फॉर्मेट है वो हमें नोटबुक में चाहिए होता है, ठीक है। हाँ जी। अब हमारे पास ना वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के लिए बड़ी सिंपल चीज मैंने अभी आपको बताया, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कितने कॉस्ट के गुड्स हमारे पास बेचने के लिए थे ये हम वर्किंग नोट में निकाल लेते हैं, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये वर्किंग नोट नंबर 2 में निकाल लेंगे। आप ना इन्हीं के नीचे भी निकाल सकते हो, आपकी चॉइस है। ये आपके आ जाएगी क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, एज एट 31st March 2020। आई होप इट्स क्लियर। अब हम अपना बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब हमारे पास कितने कॉस्ट के गुड्स अवेलेबल थे बेचने के लिए। एक तो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था 142,500 का, ओपनिंग स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2021 कितने का, ₹142,500 का। लेकिन इसमें तो एक एबनॉर्मल अमाउंट इंक्लूडेड था, कितने का, 50,000 की कॉस्ट वाला, जिसमें से हम 17,500 राइट ऑफ कर चुके थे। तो बैलेंस शीट में पता है कितने का दिख रहा था, लेस कर दो एबनॉर्मल आइटम, 50,000 में से हम 17,500 राइट ऑफ कर चुके थे, तो बैलेंस शीट में दिख रहा था 32,500 का। इसको हम हटा देंगे। और क्या है मेरे पास बेचने के लिए, ड्यूरिंग द ईयर मैंने परचेजेस करे 762,500, वो भी तो मैं सेल कर सकती हूँ ना। एड परचेजेस, परचेजेस कितने के हैं, 762,500 का। और देखो मेरे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लगे 1,50,000, ये तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ऐड होंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने के हैं, 1,50,000। एक बार इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ रहा है अपना, 142,500 माइनस 32,500 प्लस 762,500 प्लस 1,50,000। दिस इज योर 10,22,500, ठीक है। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, मतलब जितने हम गुड्स बेच सकते थे उसकी कॉस्ट कितनी है, 10,22,500। समझ आया यहाँ तक। आगे देखो वर्किंग नोट नंबर 2, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हमने बेच दिए उनकी कॉस्ट क्या है। अब कहोगे सेल्स तो डायरेक्ट दे रखी है, बट भाई वो सेल्स है ना, उसमें मार्जिन इंक्लूडेड है, हटाओ उसको। 12,45,000 सेल्स, 12,45,000। अब इस सेल्स में भी एक एबनॉर्मल सेल्स इंक्लूडेड है, कितने की, 45,000 की, हटा दो एबनॉर्मल सेल्स 45,000। नॉर्मल सेल्स कितने के, 12 लाख। और हमें क्या बोला, इस ट्रांजेक्शन के अलावा ये हटाने के बाद जो बचा उसमें मैंने कितना मार्जिन अर्न करा है, 20% ग्रॉस मार्जिन, 20% ऑफ 12 लाख। कितना आ गया ये, ये हो गया 2,40,000। हटा दो यहां से 12 लाख माइनस 20%, ये आ गया 9,60,000। तो हमने 9,60,000 की कॉस्ट की गुड्स बेच दिए। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक पता है कितना बच गया, 62,500। बस इतना सा है। लास्ट में एक नोट डाल दो, एक नोट लिखो, कौन सी कॉस्ट थी हमारी जो इंक्लूड नहीं होगी, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल चार्जेस। सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल चार्जेस shall not be included in cost of inventory as they are not
directly related to production, as they are not directly related to production. That's it. पता है हमें ना सिर्फ ये नहीं लिखना कि ऐड नहीं करेंगे, हम रीजन लिख देंगे, उससे हमें दो बेनिफिट होंगे। एक तो ये कंफर्म है कि इस पर मार्क्स फुल मिलेंगे आपको। दूसरी बात, यही चीज अगर ट्रू फॉल्स में पूछी होती कि ये कॉस्ट आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, तो मतलब अगर सपोज वो कहते कि आती है, आप तो कह दोगे नहीं आती, बट क्यों नहीं आती, रीजन तो लिखना पड़ेगा ना, बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। क्लियर है ये चीज? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब इसके सिमिलर आपके पता है 11th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ही सेम है, और इसमें तो इनफैक्ट वो कंफ्यूज करने के लिए फाइनेंस, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव दिया भी नहीं, बाकी सारा सेम है। 12th क्वेश्चन सेम है एंड 13th क्वेश्चन सेम है। ये सब कुछ आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है, ठीक है। ध्यान रखना कैश सेल्स हो चाहे क्रेडिट सेल्स हो, दोनों का टोटल करके उसमें मार्जिन लेस कर देना बस। ओके, अभी हम एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन करेंगे, वो आपको समझ आ गया, अगर कुछ भी डाउट है तो मेरे को बता देना। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है आपको, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ हनुमान शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹6 लाख। हमारा P&L कितना प्रॉफिट शो कर रहा है, 6 लाख रुपीज का। आफ्टर कंसीडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 3,75,000, क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 375 का। Subsequently, the following information was obtained from scrutiny of the books. स्क्रूटनी करा हमने बुक्स जो चेक करा तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली। Purchases for the year include 15,000 paid for new electric fittings for the shop. इलेक्ट्रिक फिटिंग्स परचेज करी, एसेट परचेज करा था, उसको आपने परचेजेस में दिखा दिया, तो परचेजेस बढ़ी हुई है, एक्सपेंस बढ़ा हुआ है, उसको रिवर्स करना पड़ेगा, और एक्सपेंस रिवर्स करोगे मतलब एक्सपेंस कम हो जाएगा, और एक्सपेंस कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली हमारा खर्चा कम हो रहा है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ऐसे ही आपको डिफरेंट डिफरेंट एरर्स दे रखे हैं, हमें वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालना है और एडजस्टेड नेट प्रॉफिट निकालना है ऑन दैट डेट। मैं आपको ना दो चीज बताती हूँ। सबसे बड़ी गलती पता है बच्चे क्या करते हैं कि ना क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते, वो बस वैल्यू ऑफ स्टॉक निकाल देते हैं या फिर प्रॉफिट निकाल देते हैं। अब आपसे दो चीज पूछी तो दोनों निकालोगे ना, तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है। और दूसरी गलती क्या होती है कि जो ये इन्फॉर्मेशन है इसमें ना वो डेट्स, ईयर्स, इनको ध्यान से नहीं देखते कि कौन से मंथ की बात हो रही है, कौन से ईयर की बात हो रही है। तो वो चीजें ध्यान से देखनी कि हम कौन से पीरियड की बात कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन कौन से पीरियड की गिव है। क्वेश्चन करते हैं, अभी बताती हूँ आपको क्वेश्चन करते करते साथ में कि कैसे करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 14, एक तो हमें करेक्ट प्रॉफिट निकालना है और करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। हेडिंग बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना, अभी बिल्कुल लेटेस्ट एमटीपी में आया है क्वेश्चन, और 99% बच्चों का ना इसमें एक दो एरर्स रहते हैं, तो बहुत ध्यान से समझते जाओ। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब अगर आईसीआई इतना अच्छा है कि मतलब बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चंस देते हैं, फाउंडेशन लेवल पे तो आपको इतनी ज्यादा एडजस्टमेंट्स रिपीट मिलती है ना कि अगर मैं आपको जो बताऊं, जो ये आपने क्वेश्चन में मतलब हम कर रहे हैं ना, रेफर कर रहे हैं, अगर आपने इसको 3-4 बार अच्छे से कर लिया, मतलब वो आपके ऊपर कि आप एक बार में अच्छे से कर रहे हो, 2-3 बार में अच्छे से कर रहे हो, तो 2 बार तो मिनिमम करना ही पड़ता है हमें अपने माइंड में रिटेन करने के लिए, तो आप 90+ बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो। पेपर इससे बाहर आएगा ही नहीं, कुछ भी बाहर नहीं आएगा, मतलब आप 100 स्कोर कर सकते हो। एक्चुअल में मैं झूठ नहीं बोल रही, फाउंडेशन में 100 मार्क्स आ सकते हैं, बस आपको क्या करना है, कंसंट्रेशन से रिटर्न प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, कंसिस्टेंटली, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं, हमें नेट प्रॉफिट गिवन कितना है। प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे ₹6 लाख। अब हम देखते हैं एडजस्टमेंट्स। परचेजेस 15,000 की गलत दिखा रखी थी, वो तो एसेट परचेज करा था, परचेज कम करेंगे प्रॉफिट बढ़ेगा। बाय इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, एसेट रिकॉर्ड कर लेंगे 15,000। Hanuman gave away goods valued at 40,000 as free samples for which no entry was made in books of account. अब हम फ्री सैंपल्स देते हैं गुड्स की, तो इसकी एंट्री पता है क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट टू परचेजेस। एक्सपेंस बढ़ जाता है मतलब नेट प्रॉफिट तो कम होएगा, लेकिन परचेजेस कम होएगी तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार ही तो अपना प्रॉफिट बढ़ाएंगे परचेजेस कम करने के लिए, बाय सैंपल्स 40,000। क्या करा ये मैंने, मेरे जो मैंने ऐसा सैंपल गुड्स दिए तो उससे मेरी परचेजेस कम होएगी, परचेजेस कम होएगी तो प्रॉफिट बढ़ेगी।
लेकिन वो मेरा क्या है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस से मेरा नेट प्रॉफिट कम हो जाता है। क्लियर? डन है। आगे देखो, इनवॉइसेस फॉर गुड्स अमाउंटिंग टू 2,50,000, 2.5 लाख के गुड्स have been entered on 27th March, but the goods were not included in stock. हमने अपनी परचेजेस रिकॉर्ड कर ली, मतलब गुड्स हैव बीन एंटर्ड ऑन 27th मार्च, लेकिन हमने उसको स्टॉक में इंक्लूड नहीं करा। अब परचेजेस तो नहीं बढ़ानी, परचेजेस तो ऑलरेडी दिखा चुके, बट स्टॉक में इंक्लूड नहीं करा तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। और हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन होता है। आपको समझ आ रहा है? प्रीवियस वीडियो देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका छोटा मोटा रेलिवेंस आता रहेगा। अभी तो मैं साथ साथ समझा रही हूँ, लेकिन जो पॉइंट्स क्वेश्चन में यूज नहीं हो रहे वो भी तो कभी और क्वेश्चन में यूज हो सकते हैं ना, तो वो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है? तो ये देखो, बाय स्टॉक, परचेजेस ऑफ मार्च नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक, 2.5 लाख, और इससे हमारा स्टॉक भी तो बढ़ जाएगा, है ना? तो यहाँ पे 3-4 लाइन छोड़ दो, इसमें 5 लाइन के अप्रॉक्स छोड़ दो, और एक हेडिंग बनाओ, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एज एट 31st March 2022। हमें ऑलरेडी कितने की दे रखी है? 375 की। स्टॉक एज एट इसमें ऐड कर दो परचेजेस ऑफ मार्च नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक, 2.5 लाख, ठीक है? आगे देखो, इन मार्च गुड्स ऑफ 2 लाख सोल्ड एंड डिलीवर्ड वर टेकन एज सेल्स ऑफ अप्रैल। 2 लाख की सेल्स हुई कब थी? मार्च में। हमने कब दिखा रखी है? अप्रैल में। तो हम क्या करेंगे, मार्च की सेल्स है तो मार्च में सेल्स बढ़ा देंगे, और मार्च में सेल्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा? मार्च में सेल्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ जाएगा, बाय सेल्स नॉट इंक्लूडेड इन मार्च। ये हमारी मार्च में इंक्लूड करनी रह गई थी, सेल्स बढ़ी तो प्रॉफिट बढ़ गया। अब इससे ना स्टॉक में फर्क नहीं आएगा, क्योंकि स्टॉक तो हमने काउंट करा होगा ना फिजिकली, तो हमें पता चल रहा होगा कम या ज्यादा। गुड्स कॉस्टिंग 75,000 were sent on sale or return in March at a margin of 33.1/3% on cost, मतलब 1/3 on cost। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कई बार नहीं गलती से 33/1/2 लिख देते हैं, आपको वो 1/2 1/3 में कंफ्यूज नहीं होना, वो उसको 1/3 ही मानते हैं, तो ये 1/3 ऑन कोस्ट है, ठीक है? आगे देखो, द अप्रूवल वाज गिवन इन अप्रैल, दीज वर टेकन एज सेल्स ऑफ मार्च 2022। यहाँ पे ना मेरे को आपको एक कंसेप्ट समझाना पड़ेगा, 2 मिनट के लिए हम क्वेश्चन होल्ड करते हैं, मैं आपको कंसेप्ट समझाती हूँ। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, ये आपके नेक्स्ट टॉपिक में भी काम आएगा। देखो, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस क्या होता है? कई बार हम गुड्स सेल करते हैं, ठीक है? सेल मतलब हम कस्टमर को देते हैं, और कस्टमर क्या कहता है कि नहीं, मेरे को नहीं पता गुड्स कैसे होंगे, मेरे को तो नहीं चाहिए, मेरे को दूसरी ब्रांड के चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तब उसको क्या कहते हैं? देखो, अभी आप फाइनलाइज मत करो, आप भी गुड्स रख के देख लो, इन केस यू लाइक द गुड्स तो आप उसको रख लेना, अदरवाइज आप मेरे को उसको रिटर्न कर देना, ठीक है? तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको ऑप्शंस देते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप अप्रूव कर देना, तो अगर अप्रूवल आ गया तो हम उसको क्या मान लेंगे? सेल्स मान लेंगे। सेकेंड ऑप्शन, उसने अप्रूवल नहीं दिया, बट उसने डिसअप्रूवल भी नहीं दिया, हमने उसको बोला था 2 हफ्ते के अंदर अंदर बता देना कि आपको गुड्स रखने हैं या नहीं रखने, टाइम पीरियड इलैप्स हो गया, 2 हफ्ते तक बंदा गायब, उसने बताया ही नहीं गुड्स रखने हैं या नहीं रखने, तो हम क्या मान लेंगे? सेल्स हो गई, 2 हफ्ते बाद थोड़ी वापस लेंगे। तो दूसरा ऑप्शन होता है
टाइम पीरियड हैज elapsed, या फिर ना तो उसने अप्रूवल दिया ना टाइम पीरियड इलैप्स। सपोज हमने 2 हफ्ते बोले थे, अभी 5 दिन ही हुए हैं, लेकिन हमने उसको यूज करते हुए देख लिया, उसने फर्दर उसको सेल कर दिया, कुछ भी ऐसा काम कर दिया जिससे हमें पता चल गया कि उसने वो गुड्स अप्रूव कर दिए। फॉर्मली उसने फोन करके नहीं बोला, लेकिन उसने उसको फर्दर सेल कर दिया, यूज कर लिया, तो भी हम क्या मान लेंगे कि गुड्स सेल हो गए। बायर हैज डन एन एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजेक्शन, उसने ऐसा कुछ कर दिया कि हमें पता चल रहा है कि उसने वो गुड्स एक्सेप्ट कर लिए, जैसे कि फर्दर सेल और यूज। क्लियर है ये चीज? तो इन तीनों में से विच एवर इज अर्लियर होगा उस पे हम उस सेल्स को रिकॉर्ड कर लेंगे। बट जब तक ये तीनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है ना, तब तक हम उसको सेल्स नहीं मान सकते, तब तक हम उसको सेल्स नहीं मान सकते, तब तक उसे हमें अपना ही स्टॉक मानना पड़ेगा, सेल्स नहीं मान सकते। गलती से सेल्स मान लिया तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। क्लियर है ये टॉपिक? अब हम देखते क्या बोला इन्होंने। 75,000 की कॉस्ट के गुड्स हमने किस पे दिए थे? सेल और रिटर्न बेसिस। सेल और रिटर्न या फिर सेल ऑन अप्रूवल एक ही बात होता है। ये वाला नहीं, सॉरी, नीचे वाला पॉइंट था। एट अ मार्जिन ऑफ 1/3 ऑन कॉस्ट, उस पे 1/3 ऑन कॉस्ट का मार्जिन इंक्लूड करें, ये भी कॉस्ट है, उस पे 1/3 मार्जिन। अप्रूवल अप्रैल में दिया, हम उसको भी सेल्स नहीं मान सकते। दीज वर टेकन एज सेल्स फॉर मार्च, हमने मार्च में सेल्स मान ली, तो ये गलत है, हम उसको सेल्स को रिवर्स करना पड़ेगा। अब आप ध्यान से समझना, 75,000 की तो कॉस्ट थी, उसमें 1/3 मार्जिन था। 75,000 का 1/3 25,000, तो सेल्स कितने की थी? 1 लाख। 1 लाख रिवर्स करेंगे तो हम क्या करेंगे? सेल्स कम करेंगे, और सेल्स कम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। ये पॉइंट ऐसा है जिसपे जनरली स्टूडेंट्स गलती करते हैं। सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस, 75,000 प्लस 1/3 ऑफ 75, तो कितना आ गया? 1 लाख। अब हम सेल्स रिवर्स करेंगे, हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने पहले तो उसको सेल्स मान रखी थी, तो कस्टमर के पास मान रखा था, गुड्स तो अभी भी वो कस्टमर के पास ही पड़े, लेकिन हमने उसको सेल्स नहीं मानी, तो वो हमारा स्टॉक है। सेल ऑन रिटर्न बेसिस। और याद रखना, कॉस्ट पे इंक्लूड करेंगे हम, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे बढ़ाते हैं, नाइस। और यहाँ पे भी बढ़ा देंगे, प्लस गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, 75,000। समझ आया? अब निकाल लेते हैं अपना बैलेंसिंग फिगर, एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर, इसको आप सॉल्व करोगे ना, आपका आंसर आएगा 10,40,000। 10,40,000 सॉल्व करना एक बार इसको, वीडियो पॉज करके। 10,40,000 और क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? 7। करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st। आई होप ये क्लियर होगा। इसका सिमिलर आपका 15th क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर है, बस अमाउंट्स अलग है। खुद से पक्का इसको नोटबुक में सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 17th उसका सिमिलर है, 17th पहले होमवर्क लिख लो। 16th क्वेश्चन करते हैं। स्काई लिमिटेड कीप्स नो स्टॉक रिकॉर्ड बट अ फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इज मेड एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर। स्टॉक रिकॉर्ड नहीं रखते, परपेचुअल नहीं लगाते, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करते हैं एंड ऑफ क्वार्टर में। एंड वैल्यूएशन हम करते हैं कॉस्ट पे, ऑब्वियसली तो कॉस्ट पे करना है, या फिर एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर पे। द कंपनी ईयर एंड्स ऑन 31st मार्च 18, अकाउंट्स प्रिपेयर हो गया है, स्टॉक निकाल लिए, लेकिन वो मिसलीडिंग है, और आपको क्या करना है? स्टॉक फिगर्स जो 31 दिसंबर 17 के है ना, उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट करनी है। मतलब हमने 31 मार्च को कैलकुलेट तो करा, यहाँ पे हमने 31 मार्च को कैलकुलेट करा, बड़े गलत है, तो हम कह रहे हो जो 31 दिसंबर को था ना, उसमें एडजस्टमेंट्स कर दो, प्लस माइनस करके, और यहाँ का स्टॉक निकाल दो, ऐसा हमें करना है। अदर इंफॉर्मेशन आपको ये दे रखी है, देखो आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 31 दिसंबर वाज 80,000। 31 दिसंबर का दे दिया, उसमें एडजस्टमेंट्स करेंगे,
स्टेटमेंट बनानी है, स्टॉक निकालना है 31 मार्च 18 का। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप टेक प्लेस एट टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। जब डिलीवरी होती है, ऑनरशिप तब ट्रांसफर होती है, तब तक गुड्स हमारे रहेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, साथ साथ क्वेश्चन करते हैं और मैं आपको समझाती जाऊंगी कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 16, 15th इज होमवर्क। 16 पे हेडिंग बना दो वैल्यूएशन ऑफ फिजिकल स्टॉक as at 31st March 2018. Stock as at 31/12/2017 कितना दे रखा है हमें, 80,000। अब एडजस्टमेंट्स करते हैं। ऑन 31st दिसंबर स्टॉक शेयर शो द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज, ये गलतियां थी। A page total of 5,000 has been carried to summary sheet as 6,000। 5,000 वाला स्टॉक 6,000 पे दिखा दिया था, तो 1,000 ज्यादा दिखा दिया, कम कर देंगे, लेस। अब ऐसे साइन बना दो बस। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 1,000 ज्यादा दिखा रखा है, 1,000। आगे देखो, टोटल ऑफ पेज हैड बीन अंडरकास्ट बाय 200। अंडरकास्टिंग ऑफ स्टॉक कम है तो बढ़ा देंगे 200। आगे देखो, इनवॉइस ऑफ परचेज, ध्यान से समझना, इसमें भी बहुत गलतियां होती है स्टूडेंट्स की। इनवॉइस ऑफ परचेजेस एंटर्ड इन परचेज ड्यूरिंग क्वार्टर फ्रॉम जनवरी टू मार्च। जिस क्वार्टर में हमें कैलकुलेट करना है, उसमें परचेजेस कितने की दिखा रखी थी, 70,000 की। आउट ऑफ दिस 3,000 रिलेटेड टू गुड्स रिसीव्ड प्रायर टू 31st दिसंबर। 3,000 के गुड्स तो 31 दिसंबर से पहले ही मिल चुके थे, तो ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके होंगे हम, तो उसको माइनस कर देंगे। Invoices entered in April relating to goods received in March total 4,000। Invoices entered in April relating to goods received in March, सिर्फ मार्च में मिले हैं। ऑनरशिप कब उनकी ट्रांसफर होगी, सॉरी, इनवॉइसेस उनकी अप्रैल में एंटर हुए हैं, बट डिलीवरी कब होगी, मार्च में, और हम डिलीवरी के टाइम में ऑनरशिप मान लेते हैं, तो 4,000 अभी मार्च का हो जाएगा। बेशक उसका इनवॉइस कब रेज हो रहा है, अप्रैल में, लेकिन डिलीवरी होगी, और क्वेश्चन में क्या बोला है, डिलीवरी के टाइम इंक्लूड करना है, तो ऐड कर दो। कितना आ गया हमारा, 7 - 3 + 4 71%। तो हमारी परचेजेस हो गई प्लस परचेजेस ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च। सॉल्व करके दिखा देंगे इसको ब्रैकेट में, 70,000 - 3,000 + 4,000 71,000। पूरे क्वार्टर में 70,000 की परचेज करी, जिसमें से 3,000 दिसंबर से पहले की थी, लेस कर दी। 4,000 के गुड्स दिसंबर के बाद, मतलब मार्च तक मिले हैं, हमने अप्रैल में रिकॉर्ड कर रखे थे, तो वो मार्च तक में रिकॉर्ड कर देंगे। आगे देखो, सिमिलरली हमें एक ट्रांजेक्शन दी सेल्स की, देखते क्या दिया है हमें सेल्स से रिलेटेड। सेल्स इनवॉइस टू कस्टमर्स टोटल 90,000। सेल्स हमने कितने की दिखाई है, 90,000 की। अब सेल्स है तो स्टॉक कम हो जाएगा, पर उसकी कॉस्ट पे, सेल्स पे नहीं, कॉस्ट पे। सेल्स कितने की दिखा रखी है, 90,000 की। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लो आप, 90,000 की सेल्स दिखा रखी है। आगे देखो, ऑफ दिस 5,000 रिलेटेड टू गुड्स डिस्पैच्ड बिफोर 31st दिसंबर। इसमें से 5,000 दिसंबर से पहले की सेल्स है, लेस कर देंगे। गुड्स डिस्पैच्ड टू कस्टमर्स बिफोर 31st मार्च 18 बट इनवॉइस्ड इन अप्रैल। ये हमने 31 मार्च से पहले भेज दिए थे, लेकिन इनवॉइसिंग अप्रैल में हुई है, तो ये तो मार्च तक की सेल्स है, 4,000। तो ये कितना हो गया, 89%। लेकिन ये सेल्स वैल्यू है, हमें मार्जिन हटाना पड़ेगा। 25% ऑन कॉस्ट है, कॉस्ट का 1/4, तो सेल्स का 1/5 लेस मार्जिन। 89,000 इंटू 1/5 कितना आ गया, ये 17,800। तो ये हमारा कितना होगा, 71,200। और कॉस्ट ऑफ सेल्स हम माइनस करते हैं,
क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि ये गुड्स हमारे पास से चले गए, क्लोजिंग स्टॉक में से लेस करते हैं। आगे देखो, ड्यूरिंग द फाइनल क्वार्टर क्रेडिट नोट्स एट इनवॉइस वैल्यू 1000, इनवॉइस वैल्यू मतलब सेल्स वैल्यू, क्रेडिट नोट हम डेटर को इशू करते हैं कि आपकी सेल्स कम कर रहे हैं, तो एक तरह से पता है क्या है, सेल्स रिटर्न, 1000 का सेल्स रिटर्न हैव बीन इशूड टू कस्टमर इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स रिटर्न। अब देखो, सेल्स रिटर्न है तो गुड्स वापस आ जाएंगे, एड सेल्स रिटर्न 1000, लेकिन इसमें भी 20% का मार्जिन इंक्लूडेड है, 20% का नहीं, सॉरी, ये भी हमें इनवॉइस वैल्यू दे रखे ना, सेल्स रिटर्न गिवन है 1000 माइनस 1/5 ऑफ 1000, 200 माइनस कर देंगे तो कितना बच गया, ये 800 ऐड हो जाएगा। सारा सॉल्व कर दो, ये कितना आ गया, 80,000 माइनस 1000 प्लस 200 प्लस 71,000 माइनस 71,200 प्लस 800, ये बताइए कितना आ जाएगा अपना स्टॉक, 79,800। क्लियर है? इजी क्वेश्चन था, हमें सिर्फ क्या करना था, हमें स्टॉक यहाँ का दे रखा था तो यहाँ पे कुछ गलतियां थी वो करेक्ट करी, फिर यहाँ तक की परचेज ऐड करी और यहाँ तक की सेल्स क्या कर दी, लेस कर दी एट कॉस्ट ऑफ सेल्स, दैट्स इट। 17th क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, होमवर्क में करना है। अब अपना एक लास्ट टॉपिक बचा है, इन्वेंट्री टेकिंग। इन्वेंट्री टेकिंग मैं आपको रीड कराती हूँ पहले नोट से, फिर एक्सप्लेन भी करती हूँ साथ साथ में, ठीक है। देखो, इन्वेंट्री टेकिंग का मतलब पता है क्या होता है, कई बार मतलब इन्वेंट्री को काउंट करना, लॉजिकली हमें बैलेंस शीट में इन्वेंट्री तो कब की चाहिए होती है, 31 मार्च की, लेकिन कई बार ड्यू टू सम रीजंस हम 31 मार्च को कैलकुलेट नहीं कर पाते, क्योंकि उस दिन हमें बहुत काम हो जाते हैं, उस दिन हमें फाइनेंशियल्स प्रिपेयर करने हैं, क्लोजिंग्स करने हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं, या कुछ भी अपने पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं, तो हो सकता है मुझसे कुछ दिन पहले काउंट करके रख ले या कुछ दिन बाद करे, लेकिन अगर हम कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद करेंगे तो वैल्यू तो उस दिन की आएगी ना जिस दिन कैलकुलेट करिए, हमें उस दिन की थोड़ी चाहिए, हमें तो 31 मार्च की चाहिए, तो हमें क्या करनी पड़ती है, एडजस्टमेंट्स। रीड करो, इन केस द इन्वेंट्री इज कैलकुलेटेड फ्यू डेज लेटर और फ्यू डेज अर्ली, then balance sheet then the actual value of inventory must be so adjusted so as to relate to end of year concern। परचेज और सेल्स को हमें क्या करना पड़ता है, टेकन इनटू अकाउंट। अब सेल और अप्रूवल बेसिस तो मैंने आपको बता दिया, कंसाइनमेंट अभी बताती हूँ, 2 मिनट देना मेरे को बस, पहले आप कंसेप्ट समझो। अगर सपोज हमें चाहिए स्टॉक 31 मार्च 26 का, लेकिन हम 10 दिन बाद कैलकुलेट कर पाए था 10 अप्रैल 2026, तो हमने यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करा है उसमें ड्यूरिंग द ईयर की परचेजेस इंक्लूड होगी, ड्यूरिंग द पीरियड 10 दिन की परचेजेस इंक्लूड होगी, तो हमें रिवर्स जाने के लिए उन परचेजेस को माइनस करना। क्लियर? ड्यूरिंग द ईयर की सेल्स लेस होगी, स्टॉक में से कम कर चुके होंगे हम, रिवर्स जाने के सेल्स ऐड करनी पड़ेगी, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऐसे ही सेल्स रिटर्न, कुछ सेल्स रिटर्न आया होगा तो हमने ऐड कर दिया होगा, रिवर्स जाने के लिए लेस कर देंगे, रिवर्स गोल्स विद परचेज रिटर्न, तो हमें इस तरह से करना होता है। सिमिलरली सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का भी करेंगे, और एक टॉपिक होता है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट वर्ड का मीनिंग पता है क्या होता है, कई बार हम क्या करते हैं, वेयर वन पार्टी कंसाइनर जो ओनर ऑफ गुड्स है सेंड गुड्स टू अदर पार्टी, जो एजेंट टाइप्स होता है, एजेंट को हम बेचने के लिए देते हैं कि गुड्स विल बी सोल्ड ऑन बिहाफ ऑफ एट रिस्क ऑफ द कंसाइनर, हमारे बिहाफ पे गुड्स बेचो, हम आपको इस पे कमीशन देंगे। अब उसमें से बैलेंस शीट डेट पे जितने भी गुड्स अनसोल्ड है ना, वो पता है किसका क्लोजिंग स्टॉक होता है, कंसाइनर का। तो अगर आपको बोला है कि ऑन दिस डेट गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो मतलब आप कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, सेंट भेजेगा कौन, कंसाइन। और अगर आपको बोला गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट, तो मतलब कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, गुड्स रिसीव कौन करता है, कंसाइनी। हमें इंक्लूड किसके स्टॉक में करने हैं, कंसाइनर के में। कंसाइनर के बुक्स में ऐड अनस्टॉल्ड स्टॉक, ठीक है, कॉस्ट पे, और गलती से उसको सेल्स दिखा दिया तो रिवर्स कर दो। कंसाइनी की बुक्स में अगर इसको इंक्लूड कर रखा है स्टॉक में तो इसको डिडक्ट कर दो कॉस्ट पे, और ऐड किसकी बुक्स में कर दो, कंसाइनर की बुक्स में। हमने इस पे क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18।
फिर आपको पता है 19, 20, 21, 22, 23, 24 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस हैं। 25th में एक दूसरा डिफरेंस है। यहां तक जो हम 18 to 24 क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या है कि 31 मार्च के बाद दोबारा कैलकुलेशन हुआ है, और 25th में जो भी अपना बैलेंस शीट डेट है उससे पहले कैलकुलेशन हुआ है, बस ठीक है, ये डिफरेंस है। हम करेंगे 18th क्वेश्चन। देखो, a trader prepared his accounts on 31st March every year. Due to some unavoidable reasons, no stock taking could be possible till 15th April. On which date, total cost of goods in his godown goes to 50,000. जब हमने 15th अप्रैल को काउंट करा तो कॉस्ट कितनी थी? 50,000. The following facts were established between 31st March to 15th April. ये आपको डिटेल्स दे रखी है। क्या डिटेल्स दी? जस्ट गिव मी अ मिनट। सेल्स 41,000 इंक्लूडिंग कैश सेल्स। अब देखो पता क्या हुआ है, हमें डिटेल्स दे रखी है यहाँ की 15th अप्रैल की, हमें चाहिए 31st मार्च। हम रिवर्स जाएंगे, ठीक है। असरटेन करनी है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। अगेन अपनी टेबल बना लो, साथ साथ में हम एक्सप्लेन करते हैं इसको कैसे होएगा। क्वेश्चन नंबर 18, हेडिंग बनाओ, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक as at 31st March 2022. वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एज एट 31st March 22। हमें दे कितने का रखा है? देखो 15th अप्रैल को कितने का स्टॉक दे रखा है हमें? क्या ये रहा 50,000। वैल्यू ऑफ स्टॉक एज एट 15th अप्रैल 2022, 50,000। अब क्या हुआ? सेल्स हुई 41,000 की। कैश सेल्स तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सेल्स हुई है ना, गुड्स तो गए है ना, तो हमारे पास से सेल्स, ध्यान से समझो, हमने यहाँ पे माइनस कर रखे थे। क्या वो 31st मार्च को सेल्स हुई थी? नहीं, तो हम उसको रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स करने के लिए हमारे स्टॉक में ऐड हो जाएगा, बट पोस्ट पे ऐड कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स कितने की हुई है? 41 की। बट इसमें ना आपको देखो एक और चीज दे रखी है, रिटर्न। तो हम नेट भी कर सकते हैं या आप अलग अलग भी कर सकते हो। सेल्स पहले रिवर्स कर दो, रिटर्न अलग से रिवर्स कर दो। मैं नेट करके कर रही हूँ। तो हमारी नेट सेल्स हुई है 40,000 की। इसमें मार्जिन इंक्लूडेड था, लेस मार्जिन। मार्जिन कितने का इंक्लूडेड है? 20% ऑफ सेल्स। इजी हो गया, सेल्स पे दे रखा है 40,000 का 20%, 8,000। तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने की है? 32%। आगे देखो, परचेजेस कितने की है? 5034। अब इट डजंट मैटर कैश है क्रेडिट, परचेजेस मैंने यहाँ पे ऐड कर रखी होगी स्टॉक में, रिवर्स जाने के लिए लेस कर देंगे, लेस परचेजेस कितने की? 5034। आगे देखो, on 15th March, goods of sale value were 10,000 were sent on sale और return basis, मतलब अप्रूवल बेसिस वाला कर रखा है हमने। आगे देखो क्या बोला इन्होंने, to a customer the period of approval being 4 weeks। अब हमने कब करा है? 15th मार्च, तो कब हो जाएगा अपने 4 weeks? 15th of अप्रैल को। तो क्या हमें उसको 31 मार्च को सेल मानना चाहिए था? नहीं। ही रिटर्न 40% ऑफ द गुड्स ऑन 10th अप्रैल। 40% तो 10 अप्रैल को आ गए, तो यहाँ पे भी हमने स्टॉक में इंक्लूड कर रखे थे। और 31st मार्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो भी मेरे को सेल्स नहीं माननी थी, तो भी मेरे को स्टॉक में इंक्लूड करने थे। दोबारा सुनो, मैंने क्या करा, 10,000 के गुड्स 15 मार्च को दिए, 4 वीक्स का पीरियड है, तो 15 अप्रैल को पीरियड लैप्स होएगा। बट 15 अप्रैल को होएगा, तो 31 मार्च को मेरे को सेल नहीं मानना चाहिए था। अब 10,000 में से 40% तो 10th अप्रैल को रिवर्स आ गए, मतलब वापसी आ गए, तो मैंने अपने स्टॉक में ऐड कर दिया होगा। और 31st मार्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो भी वो सेल्स में ऐड होना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, इसको तो इग्नोर कर देंगे। लेकिन रिमेनिंग हमने सेल्स मान ली, यहाँ पे रिमेनिंग 6,000 हमने सेल्स मान लिए। क्या वो 31st मार्च को सेल हुए थे? नहीं, तो उसको रिवर्स करना पड़े। अगेन सेल रिवर्स हो रही है, तो हमारे स्टॉक में
ऐड हो जाएगा, ऐड कर दो इसको, कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। कितने के है ये? 10,000 का 60%, और इस पे मार्जिन कितने का था? 20%। तो कितना आ गया? 6,000 में से 20% गया, 6,000 में से 20% गया, तो ये कितना बच गया? 48। आगे देखो, लास्ट पॉइंट, ट्रेडर ऑल्सो रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग, रिसीव्ड गुड्स कॉस्टिंग 8,000 इन मार्च ऑन कंसाइनमेंट। तो कंसाइनी है, इसकी बुक्स में नहीं आएगा वो स्टॉक। 20% 31 मार्च को बेच दिया, हमने बेच दिया, आपने स्टॉक में दिखा भी नहीं रखा। 50% 15 अप्रैल को बेच दिया, वो भी नहीं स्टॉक में दिखा रखा। बट जो रिमेनिंग 30% है, 50, 20, 70 अदर, रिमेनिंग 30 तो हमने अपने स्टॉक में दिखा रखा होगा ना। बट क्या वो हमारा स्टॉक था? नहीं, वो तो कंसाइनर का स्टॉक था, तो हम अपनी बुक से हटा देंगे। अब कॉस्ट ही दे रखी है हमें 8,000 की, तो इसको लेस कर देंगे गुड्स अनसोल्ड स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। कितने का? 8,000 का 30%, क्योंकि रिमेनिंग बेच चुके, वो हमने वैसे भी स्टॉक में इंक्लूड नहीं किया था। हम यहाँ प्रॉफिट लॉस की बात नहीं करें, स्टॉक की बात करें। हमारे स्टॉक में आना भी नहीं था, हमने दिखाया भी नहीं था। 24 सॉल्व करते हैं इसको, लास्ट है, इसके बाद चैप्टर कंप्लीट। 50,000 प्लस 32,000 माइनस 5034 प्लस 4,800 माइनस 2,400, दिस विल बी ₹7,936। दिस इज योर वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च। डेट्स जरूर डालनी है, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे नहीं, ठीक है। अब इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस हैं। एंड 25th के बाद थोड़ी सी थ्योरी है, वो भी जरूर रीड कर लेना, स्टडी मेट की एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन है, अभी ये लेटेस्ट एमटीक्यू में भी आया था, यहाँ पे मार्क नहीं है, अभी जो आपका सितंबर 26 का एमटीक्यू है उसमें भी आया था, ठीक है। तो आपको यहाँ तक ये क्वेश्चंस करने हैं, और कोई भी आपको डाउट हो, कुछ भी मेरे से पूछना हो ना, तो प्लीज उसको कमेंट कर देना, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे कर देना, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। लेकिन फॉर गॉड सेक डाउट्स को अनसॉल्व मत छोड़ना, क्योंकि बिल्कुल एग्जाम टाइम है, जितना ज्यादा फास्ट आप डाउट्स रिजॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। डन? ओके, थैंक यू।